पीरियड नंबर कोमा ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक of the elements when given the electronic configuration तो देखिए भाई यहाँ से दो केस बन गए। एक तो वो आपको डायरेक्ट क्या देगा, एटॉमिक नंबर, तब जाकर के क्या पूछेगा उसका पीरियड और ग्रुप या ब्लॉक। दूसरा केस है कि वो अब क्या देगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे करके वो पूछेगा कि एलिमेंट्स का पीरियड क्या है, ब्लॉक क्या है और ग्रुप नंबर क्या है। तो इसका मीनिंग, इस केस को समझने के लिए आपको क्या अच्छे से आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। और नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर बेस्ड आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। इस केस को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लिख करके ऐसे ही रहने दो, इसको मैं बाद में डील करूंगा, क्योंकि क्या पढ़ाने जा रहा हूँ अब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हेडिंग डाल लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम पढ़ेंगे वन बाय वन, फिर प्रैक्टिस करेंगे, ओवरऑल तब चीज़ें कवर होंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का मीनिंग क्या है, पहले इसको समझना है अच्छे से, है ना, कि वर्ड का मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस सिंपल है यार, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कहाँ होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑर्बिट में, शेल में, सब शेल में, है ना। तो ज़्यादा अगर देखिए, हमने आपको ये बताया था कि जो एटम है, एटम का रिप्रेजेंटेशंस भी देखे थे और एटम का हम डायग्राम भी देखे थे, है ना। ये चीज़, एटम को कैसा माना गया है, स्फेरिकल, ठीक है। तो उसका एक सेंटर है, सेंटर को नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन चूँकि न्यूट्रल है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो उसलिए सेंटर को किससे दिखाया जाता है, पॉजिटिव से। मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड है, सेंटर में। और इलेक्ट्रॉन इसके अलावा कहीं भी क्या हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है उस सेंटर के अलावा। और जहाँ उस सेंटर के अलावा इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, क्या बोल रहा हूँ, कि जहाँ सेंटर के अलावा इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा अराउंड द न्यूक्लियस, वहीं घूमने लगेगा, रिवॉल्विंग करने लगेगा। यहाँ अगर पाया जा रहा है तो इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करने लगेगा, सर्कुलर मोशन, क्या करने लगेगा, रिवॉल्विंग। यहाँ पाया जाता तो यही घूमने लगता, यहाँ पाया जाता तो यही घूमने लगता। और जहाँ घूमता है, जिस पाथवे पर क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है, उसी डेफिनेट पाथवे को बोला जाता है ऑर्बिट, या उसी को बोला जाता है शेल। समझ में आता। सपोज डैट ये सेंटर है, देखो क्या है, ये सेंटर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो यही इसके अराउंड क्या करने लगेगा, रिवॉल्विंग। तो किस पर रिवॉल्विंग कर रहा है, एक डेफिनेट पाथवे पर, एक फिक्स्ड एनर्जी पाथवे पर, ज़्यादा अच्छा बोलूँ, एनर्जी पाथवे, एक फिक्स्ड या डेफिनेट एनर्जी पाथवे पर क्या करता है, रिवॉल्विंग। तो इसी डेफिनेट एनर्जी पाथवे को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। क्या बोला जाता है, ऑर्बिट, या इसी को बोला जाता है शेल। बहुत टर्म हम आगे पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सबसेल, है ना, इनको डिफाइन करेंगे अच्छे से। तो भाई इसका मीनिंग क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है ना, किसमें, ऑर्बिटल में, सेल में या सब सेल में। एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। जैसे क्लास के अंदर यहाँ बहुत सारे अगर स्टूडेंट हों तो स्टूडेंट को अरेंज करेंगे, कहाँ अरेंज करेंगे, जहाँ पाए जा रहे हैं। तो एक अरेंज करने का कोई तरीका होगा, रैंडमनेस नहीं होगी कि ऐसे ही अरेंज कर देंगे, कोई स्पेसिफिक तरीका होगा। वही हमको पढ़ना। क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं,
इन इलेक्ट्रॉन को अराउंड द न्यूक्लियस कैसे अरेंज करना है। इस अरेंजमेंट को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ये अरेंजमेंट कैसा होता है, कुछ रूल्स हैं, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो इस पर एक लाइन लिख देंगे, इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, लिख करके लिखेंगे कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus it called electronic configuration, electronic configurations। अगला पॉइंट लिखेंगे जरा, अगला पॉइंट लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस गिवन बाय, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस गिवन बाय ऑफ-बाउ, ऑफ-बाउ। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जो अरेंज किया ना, वो किसने किया है, ऑफ-बाउ ने। सिंपल है। इसमें ज़रा आगे लिखेंगे अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे कि ऑफ-बाउ इज़ ए जर्मन वर्ड, कि ऑफ-बाउ इज़ ए जर्मन वर्ड and meaning is a formation structural, and meaning is a formation structural, formation structural, formation structural। अब देखिए ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है, इसी को आपको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है भाई। तो ऑफ-बाउ ने क्या बोला, सिंपली है कि भाई आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, इनका अरेंजमेंट करना है। आपको क्या करना है, इसका अरेंजमेंट करना है। और ये अरेंजमेंट कैसे करना है, कुछ प्रिंसिपल बने, कुछ रूल्स बने, वही आपको सीखना है, वही समझना है। लिखेंगे, आगे लिखेंगे जरा। पॉइंट लिखेंगे, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल डाल लेंगे, हेडिंग छोटा सा, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है ना, प्रिंसिपल। इसमें लिखेंगे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में जरा कि इलेक्ट्रॉन आर एडिड, इलेक्ट्रॉन आर एडिड वन बाय वन, इलेक्ट्रॉन आर एडिड वन बाय वन, इलेक्ट्रॉन आर एडिड वन बाय वन into various energies लेवल। और ब्रैकेट में लिखेंगे ये एनर्जीज लेवल क्या हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे शेल, ऑब्लिक सब शेल, ऑब्लिक ऑर्बिटल, सेल, सब सेल या ऑर्बिटल। ठीक है, नहीं एक चीज़ नहीं, मैं बोल रहा हूँ एनर्जीज लेवल। तो ये भी एनर्जी लेवल है, ये भी एनर्जी लेवल है, ये भी एनर्जी लेवल है, लेकिन मीनिंग अलग है तीनों का, वो हम आगे देखेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इनटू वेरियस एनर्जीज लेवल, है ना। आगे करेंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, फुल स्टॉप। यहाँ अंडरलाइन करेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को वन बाय वन ऐड तो करना है, लेकिन कैसे करना है, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। इसका मीनिंग ये हुआ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जिसकी एनर्जीज मिनिमम होगी, सबसे कम होगी।
तो इसमें कंटिन्यू करेंगे आगे फिर स्टॉप लगा करके कि स्टार्टिंग विद, इसी में करेंगे स्टार्टिंग विद सबसेल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, स्टार्टिंग विद सबसेल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। ठीक है, तो मैं क्लियर कर दूं, मैं समझाऊंगा बाद में, अभी लिख लें पॉइंट बाय पॉइंट। क्लियर क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, उनका स्पेसिफिक अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और ये अरेंजमेंट कैसे करना है सबसे पहले किसने बताया, ऑफबाउ ने। इसी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, ऑफबाउ प्रिंसिपल। इसने बोला कि भाई जो एनर्जीज़ लेवल हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना चाह रहे हो तो कैसे अरेंज करोगे, एनर्जी के इंक्रीजमेंट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ एंट्री करेगा, वहाँ ऑक्यूपाई होगा जिस एनर्जीज़ लेवल की एनर्जी सबसे कम होगी। क्लियर है, बहुत सारे आपके पास सब सेल हैं, है ना, तो उन सब सेल में जिसकी एनर्जीज़ क्या होगी, मिनिमम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में शिफ्ट होगा। क्लियर है ये पॉइंट? अगर क्लियर है तो आगे लिखेंगे ज़रा अगला पॉइंट कि ऑफबाउ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन, ऑफबाउ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन अदर थ्री प्रिंसिपल, कि ऑफबाउ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन अदर थ्री प्रिंसिपल एज डाल के लिखेंगे नंबर फर्स्ट, बोहर बरी रूल या प्रिंसिपल, और इसी को बोला जाता है सिंपली रूल ऑफ n+l। इसी को क्या, बोहर बरी रूल, BURY, बोहर बरी रूल, और इसी को क्या बोला जाता है, सिंपली रूल ऑफ n+l। ठीक है, और मैं अपने टर्म में इस रूल को बोलता हूँ एनर्जी रूल। क्या बोलता हूँ, एनर्जी रूल। क्लियर है भाई? सेकंड लिखेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड इज हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो देखिए अभी फ़िलहाल हम इसी को स्टडी करने जा रहे हैं, इस रूल को पढ़ेंगे अभी। बाकी दो रूल्स जो हैं कहाँ पढ़ेंगे हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिर से बात करूँगा किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की, बट ये दो रूल हम वहीं पढ़ेंगे। अपने काम का भी फ़िलहाल कौन सा रूल है, एनर्जी रूल। ये सफिशेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को खींचने के लिए, किसमें, सब सेल में। आपको पता है ना, जब हम इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ते हैं, ऑर्बिटल में। किस में बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में। तो देखिए पहली बात तो इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री होगी वो कैसे एंट्री होगी भाई, कि पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा। उसके बाद कुछ रूल्स ये बताएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन को हम एक एक करके फिलअप कर देते हैं, उसके बाद पेयरिंग शुरू होती है ना। एक रूल ये बताएगा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए हमें तीनों रूल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों रिक्वायरमेंट होगी, ये किसको बता रहा है, एनर्जी को। अभी हम इसको देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन भरोगे कैसे, एनर्जी के इंक्रीजमेंट में।
ये अदर दो रूल कैसे बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे होगी और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर है भाई? तो ये रूल हम आगे देखेंगे, अभी अपने काम का जो रूल है उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट हेडिंग डाल लेंगे, बोहर रूल हम देख रहे हैं ओनली। बोहर-बरी रूल। इसमें लिखेंगे जरा पॉइंट, बोहर-बरी रूल में पॉइंट लिखेंगे कि एनर्जी ऑफ सब सेल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ सब सेल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ n प्लस एल, वैल्यू ऑफ n प्लस एल। ठीक है भाई, किसी भी सब सेल की जो एनर्जीज़ है वो किसके प्रोपोर्शनल है? n प्लस एल की वैल्यू के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी रूल, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ? एनर्जी रूल। ठीक है, कि भाई किसी भी सब सेल की एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? किसके प्रोपोर्शनल है? इसके प्रोपोर्शनल है। ये एनर्जी है, ये क्या है? n प्लस एल। लिखेंगे जरा, ठीक है। इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे कि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n प्लस एल हैज़ लोअर एनर्जी ऑफ सब सेल, लोअर एनर्जी ऑफ सब सेल। इसी में एक पॉइंट डाल कर लिखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे कि इफ़ two subcell have same value of n plus l, if two subcell have same value of n plus l, then having with lower value of n, has lower energies, lower value of n has लोअर एनर्जीज। क्लियर है? तो ये रूल्स हो गए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को खींचने के लिए। क्लियर है भाई? अब इनको अप्लाई कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूँ। देखिए, जितने पॉइंट आप लिखे हैं एक बार ज़रा रीड कर लो। देखिए, आइए इधर। तो किसी भी सब सेल की एनर्जी क्या होगी? n प्लस एल के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब यार सब सेल क्या होती हैं? ठीक है, इसकी भी मैं बात करूंगा। ज़रा देखो, पहले इनमें ये मैं जान लूँ कि ये n क्या है और ये l क्या है, तभी तो डिसाइड करेंगे एनर्जी, तभी तो निकालेंगे। इनका ही नहीं पता तो कैसे एनर्जी बनाएंगे, है ना। ये प्रिंसिपल क्वांटम, जितने भी क्वांटम नंबर हैं वो हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं वहाँ। लेकिन थोड़ा सा मैसेज मैं दे रहा हूँ, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसकी इंडिविजुअल वैल्यू किसको बताती है? ऑर्बिट को, शेल को या एटम के साइज को। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा, देखिए अभी मैंने लिखा 1s। क्या लिखा मैंने? 1s। ऐसे एक सब सेल है, तो ये जो n है ना, n, ये जो 1 लगा है यही क्या है? आपका n है। और आप ये जानते हैं कि जो ये l क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर जानते हो ना, n है,
L है, M है और S है, इनके मैसेज होते हैं, है ना। ये क्या मैसेज दे रहे हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं अच्छे से। जैसे एटम के अंदर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि एटम के अंदर कहाँ है। तो यही क्वांटम नंबर बताने की कोशिश करेंगे। क्वांटम नंबर का मीनिंग ये है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, क्या है, क्वांटम नंबर। जैसे आप लखनऊ में हैं, आपका कोई फ्रेंड आउट ऑफ इंडिया रहता है, तो आपसे वो मिलने के लिए आएगा, आपको सर्च करने के लिए आएगा, तो ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो आपको मिलने के लिए आपका क्या होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। और आपको खोजने के लिए आपका क्या होना चाहिए, एड्रेस, कि आप इंडिया में भी कौन से स्टेट में रहते हो, और स्टेट बहुत बड़ा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ी है, कौन से टाउन में रहते हो। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ बहुत बड़ा है, कौन से मोहल्ले में रहते हो, परमानेंट एड्रेस चाहिए। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन को खोजना चाह रहे हैं किसके अंदर, एटम के, तो उसका एड्रेस होना चाहिए ना। और वो एड्रेस क्या है, क्वांटम नंबर। वो एड्रेस क्या है, क्वांटम नंबर। क्लियर है भाई। तो इसका मीन्स है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n क्या होगा, एक नंबर है, जान लोगे। अब ज़रा देखना, ये सब सेल हैं। आप ये जानते हो कि सब सेल क्या होती है, S, P, D और F, एज सून, G, H तक भी जा सकते हैं। इसको माना गया है ये स्फेरिकल होती है, ये डंबल शेप होती है, ये डबल डंबल शेप होती है, और ये कॉम्प्लेक्स होती है। समझ में आता। ये कैसी शेप है, स्फेरिकल। ये क्या है, डंबल शेप। एक रीज़न है, शेप है नहीं एक्चुअली। ये जब मैं वहाँ पढ़ाऊँगा तब मैं फील कराऊँगा। एक्चुअली ये शेप है नहीं, एक रीज़न है। रीज़न का मीन्स है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रीज़न में लाई करता है। अभी देखो थोड़ी चीज़ें अभी यहाँ क्लियर हो जाएंगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्विंग कर रहा था कि नहीं, इस डेफिनेट पाथवे पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। क्लियर है भाई। इसी डेफिनेट पाथवे को, जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है, इसी को हमने नाम दिया है ऑर्बिट, या इसी को बोला जाता है शेल। और इसकी इंडिविजुअल वैल्यू किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अगर n 1 है तो इसका मीनिंग है कि वो पहले शेल में क्या कर रहा है। अगर n की वैल्यू मैं 2 ले लूँ तो दूसरे पाथवे में घूम रहा है, n की वैल्यू 3 ले लूँ थर्ड पाथवे में घूम रहा है, n की वैल्यू क्या ले लूँ, ठीक है, बोलो 5 ले लूँ तो 5 पाथवे में घूम रहा है। बट जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ओबियसली इलेक्ट्रॉन यहाँ कंटिन्यूसली घूम रहा है, तो कोई एक ऐसा टाइम होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन को खोजना चाह रहे थे, इस सेल के अंदर एंट्री लोगे। जैसे इस सेल के अंदर एंट्री लिए तो आपने देखा, जब जब आपने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहीं पाया जाता। ऐसा हो सकता है ना कि मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रॉन आपको बार बार इसी एरिया में मिल रहा है, यही मिल रहा है। तो जहाँ इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्स है, उसी एरिया, उसी रीजन को बोला जाता है ऑर्बिटल। और ये रीजन कैसा है, जहाँ ये मिल रहा है, कोई रीजन किसी शेप का तो होगा ना। ये रीजन किस शेप का है, उसको बोला जाता है सब सेल। तो तीनों क्लियर। शेल का मीन्स क्या है, डेफिनेट पाथवे जिस पर वो रिवॉल्विंग कर रहा है। सब सेल का मीनिंग क्या है कि वो कैसे रीजन में लाई कर रहा है। और ऑर्बिटल का मीन्स क्या है कि टाइम मैक्सिमम कहाँ स्पेंड कर रहा है, या मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्स कहाँ है, किस रीजन में है। और सिंपली बताऊं यार, देखो भाई, एज ए टीचर मैं जब आता हूँ, एज ए टीचर मैं जब आता हूँ तो आपको कहाँ पाता हूँ, क्लास के अंदर ही ना। तो मैं तो बार बार यही सोचूंगा कि आपके मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, क्लास के अंदर। जबकि ये रियलिटी नहीं है। आप हमेशा क्लास के अंदर नहीं रहते हो, आप क्या करते हो, आना जाना करते हो ना। आपका रूम और ये क्लास, आपका रूम और ये क्लास, क्लियर है। आप किसी एक डेफिनेट पाथवे का यूज़ लेते होंगे क्लास में आने और रूम पर जाने के लिए। तो जिस डेफिनेट पाथवे पर आप आ जा रहे हो, कहाँ, क्लास से रूम और रूम से क्लास, उसी डेफिनेट पाथवे को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट या शेल। समझ में आता। अब क्या है
कि उस पाथवे में तो तुम रुकते नहीं हो ना, आना जाना तो बराबर कर रहे हो, बट मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करते हो? क्लास के अंदर। ठीक है, कहाँ मिलते हो आप? क्लास के अंदर। किसी उस पाथवे पर नहीं मिलते हो। कहाँ मिलते हो? क्लास के अंदर। तो मैक्सिमम टाइम आपका स्पेंड क्लास के अंदर होता है, तो यही आपके लिए क्या है? ऑर्बिटल है। और ये क्लास का शेप कैसा है? स्क्वायर शेप है। कैसे शेप में पाए जा रहे हो, कैसे शेप में आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो क्या है? सबसेल है। तो तभी तो हमने सबसेल को क्या माना हुआ है? स्फेरिकल। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रीजन में क्या करता है? लाई करता है एज ए, जिसका शेप क्या हो? स्फेरिकल हो, तो उसको हमने क्या बोल दिया? स्फेरिकल में इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, डंबल में लाई कर रहा है, डबल डंबल में लाई कर रहा है, और ये ऐसा शेप है जो कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? जैसे यहाँ बहुत सारी क्लासेस लगी हूँ, इसका शेप क्या हो? स्क्वायर शेप हो, दूसरी क्लास पास में हो, उसको हम स्फेरिकल कर दें, तो हो सकता है स्टूडेंट स्फेरिकल में भी पाए जा रहे हों, और हो सकता है स्क्वायर में भी पाए जा रहे हों। तो यही रीज़न है बस। हाँ, मैंने बताया ना कि आप यहाँ पाए जा रहे हो तो किसी रीज़न में पाए जा रहे हो। ऐसा ऑब्जर्व किया गया किसके केस में? एस के। पी के केस में डंबल शेप, इसके डबल डंबल शेप। खैर, इन चीज़ों को हम और आगे पढ़ने वाले हैं। अब ये तो अपना काम यहाँ से हो जाएगा जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर रहा हूँ। तो आप समझ में आ गया? जैसे मैंने लिखा 1s, क्या लिखा? 1s। तो ये n की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए जो आपकी इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ l है, l की इंडिविजुअल वैल्यू किसको शो करती है? सबसेल को बताती है। जैसे n की इंडिविजुअल वैल्यू किसको बता रही थी? ऑर्बिट को या शेल को। ऐसी l की इंडिविजुअल वैल्यू किसको बताती है? सबसेल को। अगर l की वैल्यू 0 है तो सबसेल s होगी। अगर l की वैल्यू 1 है तो सबसेल p माना जाएगा। l की वैल्यू 2 है तो d माना जाएगा। l की वैल्यू 3 है तो f माना जाएगा। और l की वैल्यू 4 है तो s p d f g माना जाएगा। ऐसी अगर l की वैल्यू 5 है तो इसको हम h मान सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। हम पढ़ते यहीं तक हैं, सिर्फ f तक, लेकिन ज़रूरी नहीं g और h भी पॉसिबल है। ठीक है भाई, तो ये भी एक तो आपको याद होना चाहिए कि S सबसेल के लिए L की वैल्यू कितना है? 0। P सबसेल के लिए L की वैल्यू कितना है? 1। D सबसेल के लिए L की वैल्यू कितना है? 2। क्लियर है ये? और मैं क्लियर कर दूँ, देखिए कि S सबसेल के लिए L की वैल्यू है 0, P सबसेल के लिए L की वैल्यू है 1, D सबसेल के लिए L की वैल्यू है 2, और F सबसेल के लिए L की वैल्यू है 3। इतने से अपना काम हो जाएगा। और आप ये जानते हैं कि S सबसेल में नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल है वो कितना ऑर्बिटल होता है? ओनली 1 ऑर्बिटल होता है। कितना होता है? 1। और ऐसी हम P की बात करें तो P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। D में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। F में कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल। और आप ये जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में विद अपोजिट स्पिन कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो F सबसेल में चूंकि एक ही ऑर्बिटल है, इसलिए इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। एक में कितने आते हैं? 2, है ना? एक में अगर 2 आते हैं तो 3 में कितने आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आ जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब S सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और F में मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन, है ना? यही अगर हम मैक्सिमम ऑर्बिटल की बात करें S सबसेल के लिए तो कितना होगा? 1 होगा कि नहीं? ऐसे अगर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए P सबसेल कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं? यही अगर हम किसकी बात करें, इसके लिए ऑर्बिटल की बात करें मैक्सिमम, तो कितने होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे कि नहीं? है ना? ये वही है जो लिखाया हूँ। और ऐसे D के केस में है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्यूपाई होंगे? 10, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल कितने हैं? 5। S में कितने होंगे मैक्सिमम?
है ना 14, क्योंकि ऑर्बिटल कितने हैं 7। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्लियर है तो आप ज़रा देखें। दूसरा एक पॉइंट और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। देखिए आपकी पीरियोडिक टेबल है ना, जैसे फॉर एग्जांपल n डेट इज इक्वल टू 1 है। क्या है? n डेट इज इक्वल टू 1। तो n किसको बता रहा है? किसको बता रहा है? साइज को एटम के, या आपके एटम में कितनी सेल हैं। अगर n 1 है तो इसका मीनिंग ये है कि आपका एटम में ओनली सिंगल सेल है। क्या है? ओनली सिंगल सेल है। क्लियर है? और n की इंडिविजुअल वैल्यू किसको बताती है? पीरियड को भी बताती है। किसको बताती है? पीरियड को भी। n अगर मैंने 1 लिया है तो इसका मीनिंग ये है कि आप पहले पीरियड की बात कर रहे हो। 7th पीरियड होते हैं ना, पहले पीरियड में ज़रा बताओ क्या क्या था? हाइड्रोजन है और क्या है? हीलियम है। यही था ना, हाइड्रोजन है और वही हीलियम है। समझ में आता? तो n की इंडिविजुअल वैल्यू किसको बता रही है? एक तो पीरियड नंबर को, दूसरा किसको बता रही है? एटम के साइज को या सेल को। क्लियर है? बात तो एक ही है। ऑर्बिट, सेल या एटम का साइज किस पर डिपेंड करेगा? सेल पर ना। अगर सेल बढ़ेंगे तो एटम का साइज इंक्रीज होगा। चलो तो n अगर 1 है, अब अच्छे से देखना। देखो भाई n 1 है, 1 ले लिया n। किसको चेक कर रहा हूँ? 1s को। 1s का मीन्स सब सेल कौन कौन से लिखाए थे? S P D F G H। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पहले पीरियड में कौन कौन सी सब सेल बन सकती है। क्लियर है? तो कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से। और कौन कौन सी सब सेल को चेक करेंगे? देखो S को चेक करेंगे, P को चेक करेंगे, D को चेक करेंगे, F को चेक करेंगे, SO। क्लियर है? 1 क्यों लगा दिया? क्योंकि पहले पीरियड में बात कर रहा हूँ। सब सेल कौन कौन सी होती हैं? S P D F G H सोल। ठीक है, उन सबको मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या पॉसिबल है। मैं चेक करने से पहले आप एक नोट लगा के लिख लेंगे। ज़रा लिखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबसेल कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबसेल आर पॉसिबल if n always higher L, if n always greater than L, if n always greater than L, otherwise not possible, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी नई सबसेल का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब क्या हो? n हायर हो उसके L से। समझ में आ रहा है? n ऑलवेज हायर हो उसके L से तो सबसेल बनेगा, अदरवाइज सबसेल नहीं बनेगा। आओ ज़रा ये चीज़ मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? 1s। क्या लिखा हुआ है? 1p। क्या लिखा हुआ है? 1d। क्या लिखा हुआ है? 1f। इसको हम चेक कर रहे हैं 1s को। ज़रा बता यहाँ n की वैल्यू कितना है? 1 है कि नहीं? क्लियर है? और s सबसेल के लिए l की वैल्यू लिखाए थे अभी 0 थी। तो ज़रा बता यहाँ n हायर है कि नहीं? किससे? l से। अगर n हायर है l से तो यस न्यू सबसेल का फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो ये बन जाएगी, ये बन जाएगी। इसको चेक करें, n कितना है भाई? 1। p सबसेल के लिए l की वैल्यू लिखाए हैं, कितनी लिखाए थे? 1। तो यहाँ ये कंडीशंस बन रही है कि n बराबर है l के। तो इस कंडीशंस में सबसेल का फॉर्मेशंस पॉसिबल नहीं। अगर भाई नई सबसेल बनाना है तो वही सबसेल बन सकता है जिसके लिए ऑलवेज क्या हो? n हायर हो l से। तो ये तो बन गया। 1p नहीं बन रहा है। इसके लिए देख लो n कितना है? 1 और l कितना है इसके लिए? 2 है ना। d के लिए 2 लिखाए हैं, ऊपर से देख लो। तो यहाँ तो n कम हो गया l से।
और कंडीशंस क्या बोलती है? कंडीशंस बोलती है कि n ऑलवेज ग्रेटर देन l। अगर ये है तो बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो 1D का भी फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं। इसको चेक कर लो, n कितना है 1 और f सबसेल के लिए l की वैल्यू है 3, तो यहाँ अगेन l हायर हो गया n से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इससे मैसेज ये मिला कि पहले पीरियड में ओनली क्या बनता है? s सबसेल बनती है, p सबसेल का फॉर्मेशंस नहीं होता। पहले पीरियड में ओनली क्या बनेगी? s सबसेल। तो फॉर्मेशंस किसका हो जाएगा? किसका फॉर्मेशंस हुआ है? 1s का। ये 1 क्या बता रहा है कि आप कौन से पीरियड की बात कर रहे हो? फर्स्ट द पीरियड की। पहले पीरियड में बना क्या? ओनली 1s। अब तो नहीं बोलोगे कि 1p क्यों नहीं लिखते? 1p क्यों नहीं लगते? क्योंकि 1p का बनना ही पॉसिबल नहीं। आपने पढ़ा होगा जब 12th में 11th में रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम हमेशा कैसा शुरू करते थे? 1s2 से। कभी किसी ने ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा कि 1s2 की जगह 1p2 से या 1p6 से शुरू क्यों नहीं करते? अब रीज़न समझ में आ गया, क्योंकि 1p बनता ही नहीं, 1D बनता ही नहीं, 1f बनता ही नहीं। तो पहले पीरियड में ऐसा कोई क्वेश्चंस, वो आर्टिफिशियल क्वेश्चन जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है स्टेटमेंट वाला, अगर पूछ ले कि पहले पीरियड में ओनली, क्या बोलेगा कि पहले पीरियड में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता? 1s बनता या s सबसेल बनता, ऐसा बोलेगा, s सबसेल बनता। उसका रीज़न देगा, उसका रीज़न बोलेगा चूँकि n ऑलवेज ग्रेटर है l से। सही बात है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर ऐसा ना होता तो 1p भी बन सकता था, ऐसा है तभी तो क्या बनता है? पहले पीरियड में ओनली s सबसेल का फॉर्मेशन होता है। चलिए भाई, तो हमने देखिए पहले पीरियड को चेक कर लिया, n की वैल्यू 1 लेकर के हमने पहले पीरियड को चेक किया। तो पहले पीरियड में कौन सी सबसेल बन रही है? ओनली s सबसेल। क्लियर है? ऐसे ही हम चेक कर रहे हैं सेकंड पीरियड में कौन कौन सी सबसेल बन सकती हैं। n की वैल्यू कितना ले लिए भाई? 2। n की वैल्यू 2 लेकर के हम चेक कर रहे हैं, किसको चेक करेंगे? 2s को चेक करेंगे, 2p को चेक करेंगे, 2d को चेक करेंगे और 2f को चेक करेंगे। सबसेल तो वही है SPDF। अब 2 क्यों लगा दिए पता है? क्योंकि हम कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं? सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं। थर्ड की बात करेंगे तो n कितना हो जाएगा? 3, तो 3 लगा देंगे। अब चेक करें भाई, यहाँ n की वैल्यू कितना है? 2। l की वैल्यू बोलो 0, तो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं? यस, तो बनेगा 2s। यहाँ n की वैल्यू बोलो 2 है कि नहीं? p सबसेल के लिए l की वैल्यू 1 है, तो यहाँ किसको फॉलो कर रहा है? n हायर है l से, तो इस बार 2p भी बन जाएगा। बट अगर यहाँ देखें इस केस में अगर हम हैं तो n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू d सबसेल के लिए अगेन 2 होगी, तो यहाँ n बराबर हो गया l के, जो पॉसिबल नहीं है। इसकी बात करें तो यहाँ अगेन n की वैल्यू 2 है और f सबसेल के लिए f की वैल्यू कितना होती है? 3, तो यहाँ l हायर हो गया n से, तो ये पॉसिबल बनना नहीं। सबसेल तभी बन सकता जब ऑलवेज n हायर हो l से। तो ज़रा बता, सेकंड पीरियड में क्या बन गया? p सबसेल का फॉर्मेशन हो गया। तो क्वेश्चंस करने वाला यही क्वेश्चंस कर ले कि p सबसेल का फॉर्मेशन कौन से पीरियड से शुरू होता है? सेकंड से। यही है ना, मतलब s क्या है? पहले पीरियड में पाई जाएगी, p सेकंड पीरियड से शुरू होता है। तो देखो कंप्लीट लिखें। अब ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में ओनली क्या बना? 1s। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो सेकंड पीरियड में क्या क्या बन चुका? एक तो 2s बना और दूसरा क्या बना? 2p ओनली। मतलब सेकंड पीरियड में किसका फॉर्मेशन होता? p सबसेल का। 2d पॉसिबल नहीं है, 2f पॉसिबल नहीं। क्लियर है? देखो अगर आपके पास पीरियड कितना हो? थर्ड, n क्या है? 3। किसको चेक करेंगे? 3s को, 3p को और 3d को और 3f को। चलो
तो ये तो बन ही जाएगी, ये भी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? जब 2p बन गया तो n की वैल्यू तो बढ़ गई। इसको देखो जरा, n कितना है 3, l की वैल्यू d सब सेल के लिए 2, तो ये कंडीशंस हो गई n हायर है l से। इसका मीन्स थर्ड पीरियड में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अगेन d सब सेल का, बट f सब सेल का नहीं होगा। चेक कर ले। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं जाएगा वो डिसाइड करेगा, बट थर्ड पीरियड से आपका डी सब सेल का फॉर्मेशन तो हो गया। अब इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा वो डिपेंड करेगा। अब सिंपली है यार, सिंपली क्या है कि थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ही नहीं। अगर थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है तो डी सब सेल में जाएगा भी नहीं। कहाँ से कौन से पीरियड से शुरू होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स? फोर्थ द पीरियड से। अगर फोर्थ द पीरियड से शुरू होता है तो डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाना शुरू करेगा? फोर्थ द पीरियड से ही। वही चीज़ हम देखेंगे अभी। ऐसी मैं सिर्फ क्या चेक करा रहा हूँ कि कौन सी सब सेल कहाँ बन सकती है। तो पहले पीरियड में ओनली एस बना, सेकंड पीरियड में क्या क्या बन गया? एस और पी। और थर्ड पीरियड की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या बन सकता है? 3s भी बन सकता है, 3p भी बन सकता है और भाई 3d भी बन सकता है। कंडीशंस फॉलो हो रही है कि नहीं? ये पीरियड कौन सा है? 3 वाला है ये टोटल। ये कौन सा है ना? सेकंड पीरियड है। ये कौन सा है? फर्स्ट पीरियड है। क्लियर है भाई? चलिए आओ जरा, अब हमको प्रैक्टिस करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का। ये समझाना पहले बेसिक के लिए ज़रूरी था, मैं फिर से रिमाइंड कर दूं फास्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का मीन्स है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे करोगे? एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जिसका क्या होगा? एनर्जी मिनिमम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए 2 सब सेल ऐसी हैं जिनका एनर्जी वैल्यू सेम आ जाए तो अब किसकी वैल्यू देखोगे? एन की। एन की अगर वैल्यू कम होगी तो एनर्जी कम होगी उस सब सेल के लिए। क्लियर है? दूसरा क्या है कि ये आपको चेक करना है कि कौन सा सब सेल पॉसिबल है, तो उसके लिए क्या देखोगे? एन ऑलवेज हायर हो एल से, ऑलवेज तो बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। चलो भाई हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। जेड कितना है? 1। जेड 1 होने का मीन्स है कि इसमें जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, अगर ये न्यूट्रल है तो, है ना। चलो, एक ही आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ से भरना शुरू करोगे? 1s से ना। बोलो 1s से शुरू करोगे। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डाल दोगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गया? 1s1। अब देखो जेड मेरे पास इंक्रीज करके कितना ले लिया? 2। अगेन कहाँ से शुरू करोगे? 1s से। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, ले लिया। ऐसे ही मैं जेड धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। कितना हो गया? 3। अगर 3 हो गया तो अब कहाँ से शुरू करोगे? 1s से, है ना। पहला पीरियड कंप्लीट। कौन सा शुरू कर दोगे? दूसरा वाला। दूसरे में क्या होता? 2s होता और 2p होता, यही होगा ना सेकंड में। अब जरा देखो, अब हम यहाँ लगाएंगे एनर्जी रूल। ये सब सेल मैंने लिख लिया। सब सेल लिखने के बाद मुझे चेक करना है कि पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो किससे चेक करेंगे? एनर्जी रूल से। एनर्जी रूल क्या था? E डेट इजिकल टू n प्लस L। अब देखो इसके लिए मैं एनर्जी निकाल रहा हूँ, साथ के साथ चलना। n की वैल्यू कितना है? 1। s सब सेल के लिए L की वैल्यू कितना होती है? 0। समझ रहे? इसके लिए एनर्जी निकाल रहा हूँ। देखो n की वैल्यू 1, s सब सेल के लिए L की वैल्यू लिखाया था 0, तो इसके लिए एनर्जी कितना आ गई? 1 आ गई। इसके लिए एनर्जी निकाल लो। इसके लिए एनर्जी कैसे निकालेंगे? बोल n की वैल्यू कितना है? यहाँ 2 है कि नहीं। और अगेन s सब सेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इस सब सेल के लिए एनर्जी कितना आ गई? 2। इसके लिए देखो, इसके लिए एनर्जी निकालना हूँ। n की वैल्यू कितना है? 2। और p सब सेल के लिए L की वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसके लिए एनर्जी कितना आ गई? 3। तो इस सब सेल के लिए जो एनर्जी है वो 1 है,
इसके लिए जो एनर्जी निकल कर आई वो 2 आई, इसके लिए जो एनर्जी निकल कर के आई वो 3 निकल कर के आई। आपको इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, जिस सब सेल का एनर्जी मिनिमम होगा। तो ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दोगे या 2 यहाँ डाल दोगे, पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा वही जिसकी एनर्जी कम होगी। तो सबसे मिनिमम एनर्जी इसी की है, अगर सबसे कम एनर्जी इसी की है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसी में भरे जाने। कितने इलेक्ट्रॉन डालने, 3 भरने हैं ना। तो ज़रा बता एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, तो 2 यहाँ डाल दूंगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, मिनिमम एनर्जी लेवल के सब सेल में चले गए। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है कि नहीं, 2 भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाकी है वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, 2s में जाएगा ना। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम। तो अब 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 ही डाल दूंगा। 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, 1 ही डाल देंगे। और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकते क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करना है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गया, 1s2 और 2s1। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा हम जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर देते हैं। जेड अपना है 11 किस केस में होता है, सोडियम के केस में, सोडियम एलिमेंट्स। अब देखो फिर मैं फाइनली शॉर्ट भी बताऊंगा, अभी तो मैं आपको लॉन्ग वे बता रहा हूँ क्योंकि पहले सिस्टमेटिक सीखना ज़रूरी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को एकदम शॉर्ट कर देंगे, बहुत शॉर्ट। अभी सिस्टमेटिक चलना ज़रूरी है। देखो भाई, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मुझे अगर करना है तो कहाँ से स्टार्टअप लेंगे, 1s से, पहले पीरियड से शुरू करेंगे ना। तो पहले पीरियड में क्या बनता, ओनली 1s। फिर सेकंड वाले लिखेंगे, सेकंड में क्या क्या बन जाते, 2s और 2p बन जाते। थर्ड में क्या क्या बन जाते, 3s 3p और 3d भी बन जाता। तो जो बन जाता उसको लिख लिए। ये कौन सा पीरियड है, थर्ड। ये कौन सा पीरियड है, सेकंड। ये कौन सा पीरियड है, फर्स्ट। अगर मैं एटम को डायग्रामेटिक देखूं, डायग्राम में देखूं तो ये सेंटर है, ये कौन सी सेल है, पहली। ये कौन सी सेल है, सेकंड। ये कौन सी सेल है, थर्ड। यहाँ n की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ n की वैल्यू क्या है, 2। यहाँ n की वैल्यू क्या है, 3। यही चीज़ तो है। ये 3 वाले हैं, ये 2 वाले हैं और ये फर्स्ट वाले हैं। मतलब यहाँ कौन सी सब सेल बन रही है, ओनली s। यहाँ कौन कौन सी बन रही है, s भी बन रही है, p भी बन रही है। यहाँ कौन कौन सी बन रही है, s भी बन रही है, p भी बन रही है और d भी। अगर यहाँ मैं डायग्राम से देखूँ तो ये 1s है, ये क्या है, 2s है और 2p है, ये 3s है, ये 3p है और ये 3d। तो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ n किसको बता रही है, बताओ, साइज को बता रही है कि नहीं, सेल को बता रही है कि नहीं, ऑर्बिट को बता रही है कि नहीं, या पीरियड को बता रही है कि नहीं। केमिस्ट्री के टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, एन सेल। एन सेल का मीन्स है आउटर सेल, बाहरी सेल। चलिए इसको हम देखेंगे खैर आगे। 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, क्या लगाओगे, एनर्जी रूल। इसकी एनर्जी अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं, फॉर्मूला आपके माइंड में चलना चाहिए। इसकी एनर्जी 1 आएगी कि नहीं, इसकी एनर्जी 2 आएगी कि नहीं, इसकी एनर्जी 3 आएगी कि नहीं, और अगेन इसकी भी एनर्जी 3 आएगी कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया। अब ज़रा देखो, पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ एंट्री करेगा जिस सब सेल की एनर्जी मिनिमम होगी। तो सब में मिनिमम तो 1 है कि नहीं, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन इसमें डाल सकते हैं, है ना, 2 ही आ सकते हैं। भरने कितने हैं, 11, 2 डाल दिए, बचे कितने, 9। तो अभी भी एनर्जी सीक्वेंस लगाएंगे, ये 3, ये 3, ये 2। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ जाएंगे कि नहीं। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 5 या 6, 7 बचे हुए हैं। अब ज़रा बताओ, यहाँ समझ लो इसको अच्छे से, क्या बचा हुआ है, एक 2p बचा हुआ है, एक 3s बचा हुआ है, यहाँ क्या है, 3p बचा हुआ है। इसकी एनर्जी 3 है, इसकी एनर्जी 3 है, और इसकी एनर्जी कितनी होगी, 4 होगी कि नहीं। तो इसका मीनिंग ये है कि पहले ये वाले ऑर्बिटल भरे जाएंगे इसके कंपेयर में, यही तो है इसका मीनिंग। अब चूँकि इन दोनों की एनर्जी बराबर है तो ऐसा भी मैं रूल लिखाया हूँ। अब रूल क्या बोलता, कि अब रूल ये बोलता कि अगर 2 सब सेल की एनर्जीज़ इक्वल आ जाए तो उस सब सेल को लोअर एनर्जी का माना जाएगा, जिसके लिए n क्या हो, लोअर हो।
तो ज़रा बता, अगर n की वैल्यू ये कम है कि ये कम है? यही कम है ना, n की वैल्यू यही लोअर है। अगर n की वैल्यू यही लोअर है तो इसका मीनिंग ये है कि 2p जो सब सेल है वो 3s के कंपेयर में क्या रखती है? लोअर एनर्जी रखती है। या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर दो सब सेल की एनर्जी इक्वल आ जाए तो अब इलेक्ट्रॉन वहाँ एंट्री करेगा जहाँ n की वैल्यू कम होगी। क्लियर है? तो अब जरा बता, ये 3s है, ये 2p है, एनर्जी तो बराबर है, बट इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ n की वैल्यू कम है। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है। जरा बता, इसकी एनर्जी तो 4 है, इसकी 3 है, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गया भाई? 1s2, 2s2, 2p6 और क्या हो गया? 3s1। अब जरा बता, ये वाला जो 3 वाला जो सेल्स है, इसका ये सेल्स क्या है? आउटर सेल है। और ये वाला जो सेल है वो इसके इनर है, तो इनर को कैसे दिखाएंगे? n-1 की फॉर्म में। ये जो सेल है वो और इनर है, इसको कैसे दिखाएंगे? n-2 की फॉर्म में। समझ में आता है चीज़? मतलब ये वाली वैल्यू, इसका मीन्स अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं इस एटम के लिए, तो ये पहली सेल, ये सेकंड सेल और ये क्या है? थर्ड सेल। ये जो थर्ड सेल है, जो इसके आउटर सेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखो भाई, इसके इनर वाली जो सेल्स है, मतलब ये जो 2 सेल्स है, ये जो 2 सेल्स है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रखे हुए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इसके अंदर वाली जो सेल्स है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। तो एटम के अगर डायग्राम में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखें तो क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसकी थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? इसी को हम बाहरी सेल बोलते हैं, आउटर सेल बोलते हैं। ठीक है? देखो भाई, अब जेड और हाई कर रहे हैं। जेड है अपने पास 37, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करना है 37 का। देखिए, जब भी आपको सोचना हो ऐसा सोचें, जब भी चलना हो। पहले पीरियड में 1s बनेगा, लिख लेते हैं। दूसरे पीरियड में क्या बनता है? 2s बनता, 2p बनता है, लिख लेते हैं। थर्ड पीरियड में क्या बनता? 3s बनता, 3p बनता और 3d भी बन जाता है। और फोर्थ द पीरियड में क्या बनेगा? 4s बनेगा, 4p बनी जाएगा, 4d बनी जाएगा और यहाँ 4f भी बन जाएगा, है ना? बस ये आपने लिखा। अब इनको सीक्वेंस में, एनर्जी के सीक्वेंस में इनको अरेंज कर लो। ये तो मैंने किस सीक्वेंस में लिख लिया? अकॉर्डिंग टू रेडियस। एनर्जी के सीक्वेंस में लिखूं? इधर देखो, पहले इन सभी सब सेल को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। इसकी एनर्जी बोलो 1 हो जाएगी कि नहीं? यहाँ लिख देता हूँ। इसकी एनर्जी 2 हो जाएगी, इसकी एनर्जी 3 हो जाएगी, इसकी एनर्जी 3 हो जाएगी, इसकी एनर्जी 4 हो जाएगी, इसकी एनर्जी 5 हो जाएगी, इसकी एनर्जी 4 हो जाएगी, इसकी एनर्जी 5 हो जाएगी, इसकी एनर्जी 6 हो जाएगी और इसकी एनर्जी 7 हो जाएगी। आ गया ये n+ सेल से। अब ज़रा बताओ, अगर मैं एनर्जी के सीक्वेंस में लिखूं तो कौन से सब सेल की एनर्जी सबसे कम है? आप बोलेंगे ये एनर्जी सबसे कम है 1s के लिए। उसके बाद कौन से देखोगे? 2 वाले देखोगे, और 2 वाला मात्र एक ही है, वो क्या है? 2s है। उसके बाद कौन से देखोगे? 3 वाले देखोगे, तो एक 3 ये है, एक 3 ये है। इसमें भी अगर एनर्जी बराबर आ गई तो क्या देखोगे? n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कम किसके लिए है? 2p के लिए। उसके बाद क्या है? ये 3s आ जाएगा। क्लियर है? अब कौन से देखोगे? सारे 4 वाले देखोगे।
तो सारे 4 वालों में भी अब ये एनर्जी बराबर है, तो पहले कौन लिखा जाएगा? जिसके लिए n की वैल्यू कम है। तो n की वैल्यू कम यही है ना इसकी कंपेयर में, तो अब क्या आएगा? अब 3p आएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? 4s लिखा जाएगा। उसके बाद क्या देखोगे? सारे 5 वाले देख लोगे, ये है 5 और ये 5 है, तो ये क्या पहले कौन लिखा जाएगा? जिसमें n की वैल्यू कम होगा, ये 3d हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4p हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दें। ये मैंने जो अरेंजमेंट कर लिया वो किस ऑर्डर में कर लिया? एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में किया हुआ हूँ आराम से। बस इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 6 आ जाएंगे, इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 6 आ जाएंगे, इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 10 आ जाएंगे। ज़रा बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? काउंट करके बोलो। ज़्यादा हो गए 37 से कि कम है? कितने हो गए? 30 हो गए। अभी 7 इलेक्ट्रॉन और डालने हैं आपको, है ना? तो इसका मीन्स ये है कि अभी और आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये आओ, देखो भाई, तो 5 में क्या क्या बनेगा? वो गया है क्या? चलिए, तो मैं 5 वाले देख रहा हूँ अब, है ना? 5s, 5p और 5d और 5f। इसकी एनर्जी कितनी होगी? 5, इसकी 6, इसकी 7 और इसकी हो जाएगी 8, है ना? यहाँ देखो एनर्जी हमने 4 वाले तो सारे फिलअप कर लिए ना, 4 वाले में कोई छूटा नहीं है। तो अब कौन से आ जाएंगे? 5 वाले आ जाएंगे। एक 5 वाला ये है और एक 5 वाला ये है, जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं 5 और लिख लूँ, 5s लिख लूँ। अब समझ में आ गया? अब ज़रा बताओ, एनर्जी तो इसकी कम है, उसके बाद इसकी होगी, क्योंकि इसके लिए भी वैल्यू कितनी है? 5 और इसके लिए भी 5। तो क्या देखेंगे? n की वैल्यू। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो? 30। अब 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? इसमें जाएंगे कि इसमें? इसमें ही जाएंगे। कितने हो गए? 36। एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो किस में जाएगा? इसमें जाएगा कि नहीं? इनमें अभी नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसका ये क्या हो गया? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब ज़रा देखो, ये जो 5th इसकी सेल है, ये क्या होगी? आउटर सेल होगी, n होगी। उसके बाद ये पूरा 4 वाला देख लो, एक 4 ये है, एक 4 ये है ना? ये 4 वाली क्या होगी? इसके इनर होगी। और ये जो 3 वाली सेल्स है वो इसके इनर होगी, और ये 2 वाली जो सेल्स है वो और इनर होगी, और ये फर्स्ट वाली और इनर होगी। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, देखो ज़रा, ये पहली सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल्स, ये 4th सेल्स, और ये कहाँ तक जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन? 5th सेल्स तक जा रहे हैं। 5 सेल्स तक जा रहे हैं ना, 5th सेल तक जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? ये क्या है आपका? 5th ऑर्बिट या सेल। ये क्या है? 4th। ये क्या है? 3rd। ये क्या है? 2nd। ये क्या है? 1st सेल है। 5th सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। 4 वालों में देखो, एक 4 ये है, एक 4 ये है। कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रखे हुए। 3 वालों में देखो, 10 ये है और 6 ये हैं और 2 ये हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए? 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे होंगे। 2 वालों में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे होंगे। और 1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रखे। तो सेल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या हो गया? 2, 8, 18, 8 और 1। क्लियर है भाई? ये अरेंजमेंट किस में है? ये सेल में। और ये अरेंजमेंट किस में है? सब सेल। चलिए, चलो, Z अपने पास है 45। लिखो जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, पूरा मत खींचिए, इधर ध्यान दीजिए।
क्योंकि हम कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करेंगे ना कि बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उतना टाइम अपने पास नहीं होता कि 1S से शुरू करें और उतना लंबा चले जाएं, है ना। उतना लंबा खींचने में, है ना, कितने मिनट लैप्स हो जाएंगे आप जानते हैं, 5 से 6 मिनट लग जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है उतना टाइम देना। तो वही मैं शॉर्ट कर रहा हूँ उन चीज़ों को। क्या कर रहा हूँ? शॉर्ट। अब अच्छे से समझना, शॉर्ट ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। समझाया ज़रूर लॉन्ग है, लेकिन शॉर्ट इम्पोर्टेंट है, और वो शॉर्ट कैसे अप्लाई करेंगे वो देखना है। आओ भाई, कितने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस खींचना चाह रहे हैं? 45 का। चलिए इधर जेड में लिख देता हूँ पहले। एक 37 का देखे थे ना, 38। पहले मैं 38 को समझा दूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमको खींचना है। अच्छे से सुनते रहना, बहुत शॉर्ट है एकदम। तो हम कुछ सिंबल का यूज़ लेते हैं। आपने देखा होगा ना बुक में, इनर्ट गैसेस का यूज़ लेते हैं बॉक्स में लिख करके। जैसा आओ और समझा दूँ। मैंने सोडियम का खींचा था। सोडियम का कितना था? जेड 11 था। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या लिखे थे? 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, और क्या लिखे थे? 3s1 लिखे थे। यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए हम? 10 इलेक्ट्रॉन। यही है ना? कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब ज़रा बताओ, इनर्ट गैसेस में है ना अगर कर 0 रन, इसका 2 होता, इसका कितना होता है? 10, इसका 18, 36, 54 और 86। नियोन की अगर मैं बात करूं तो अगर ये न्यूट्रल है तो यही इसके इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और यही इलेक्ट्रॉन भी है। तो ज़रा बता, ये 10 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं। इन 10 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे ना लिख करके इनको रिप्लेस करता हूँ। किससे रिप्लेस कर दूँ? नियोन के सिंबल से। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अगर मैंने बॉक्स में नियोन लिख दिया तो इसका मीनिंग यही है ना कि 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिनिश हो चुका है। यही तो है इसका मीनिंग। क्लियर? तो इसका मीन्स उसके बाद क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ? यस, दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस राइट हैं। 10 को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? इनर्ट गैसेस से। तो ज़रा देखना, जब मैंने 11 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखा तो मैंने किसका यूज़ लिया? इनर्ट गैसेस का। और उस इनर्ट गैसेस का यूज़ ले रहा हूँ जो उसके पिछली वाली हो। पिछली वाली का मीन्स उससे हायर नहीं लेनी। कौन सा यूज़ लेना है? उससे लेस वाला यूज़ लेना है। अगर 11 है तो 10 ही प्रिडिक्ट करेंगे, 38 है तो 36 प्रिडिक्ट करेंगे। यही है ना? अब जरा आओ, ये पहला पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। अच्छे से देखना भाई, ये पहला पीरियड, ये सेकंड पीरियड। क्लियर है? इसका मीन सेकंड, जैसे ही मैंने नियोन लिखा तो नियोन लिखते मुझे ये पता चल गया कि हमने सेकंड पीरियड तक इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं, कंप्लीट कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से शुरू होगा? थर्ड सेल से या थर्ड पीरियड से, क्योंकि सेकंड तो कंप्लीट कर चुके हैं। समझ में आ गया? तो कहाँ से शुरू होगा? 3, इसलिए 3 आया है ये। और शॉर्ट समझो, अभी यहाँ S ब्लॉक रखे हैं, यहाँ D ब्लॉक रखा है, यहाँ P ब्लॉक रखा है और यहाँ F ब्लॉक रखा है बीच में ही कहीं। ये बताए थे। अब ज़रा बता, जो पीरियड शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? S सब सेल से। और कहाँ लास्ट हो रहा है? P सब सेल पर। और बीच में कुछ आ जाएगा, मतलब बीच में कौन सी सब सेल आएंगी? D और F सब सेल आएंगे। क्लियर है भाई? अब देखो ज़रा, ये वाला देखो, मैं यहीं से शॉर्ट करा रहा हूँ। जेड मैंने लिखा था 11, मैंने यूज़ लिया नियोन का। नियोन का यूज़ लेने का मीनिंग ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हम? 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो ज़रा बता, शॉर्ट अप्लाई करा रहा हूँ। देखिए, ली, ना और यहाँ हाइड्रोजन है। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, थर्ड पीरियड। सोडियम किस पीरियड से है? थर्ड। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाएंगे? थर्ड पीरियड तक भरे जाने। जो एलिमेंट्स जिस पीरियड का होगा वहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना यार। अगर ये थर्ड तक है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल तक जाएंगे? थर्ड सेल तक जाएंगे। यही अगर फोर्थ पीरियड का होता तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल तक जा रहे होते।
यही अगर फिफ्थ पीरियड से होता तो इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाएंगे, फिफ्थ द सेल तक जाएंगे यार। तो अब जरा बता, ये मैंने नियोन लिख लिया, ठीक है। इसका मीनिंग है कि सेकंड पीरियड तक हम इलेक्ट्रॉन भर लिए, तो कहाँ से शुरू करेंगे, थर्ड से, इसने 3 लिखा। कहाँ से शुरू करेंगे, 3s से, क्योंकि कोई भी नया पीरियड s सबसेल से शुरू होता और कहाँ लास्ट होगा, 3p पर। समझ में आ गया, कोई भी नया पीरियड s सबसेल से शुरू होगा, p पर ख़त्म होगा, यही है ना, क्लियर है। और n की वैल्यू 3 क्यों लगाया, पता चल गया, क्योंकि 2 सेल्स तक हम इलेक्ट्रॉन को भर चुके हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 3 में जाएंगे। अब उसके अंदर भी सब क्लियर है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें g की, g l की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4, और यहाँ जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं, 9 होते हैं। कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, कॉमन क्या है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, अरे है कि नहीं। तो अगला हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 7 है तो कितने ऑर्बिटल होंगे, 9। अगर 9 ऑर्बिटल हैं तो ज़रा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करा सकते हैं, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये नोट कर लो ज़रा। और F है, आपने एक चीज़ देखा होगा, एक चीज़ क्या है कि अगर ये 3p है तो जब अंदर वाली सेल के लिए मैं लिखूँगा तो वहाँ वैल्यू हो जाएगी 2d, होगी कि नहीं, अंदर वाली के लिए 2d होगी, और उससे अंदर वाली के लिए क्या हो जाएगी, 1f। समझ में आता है, समझ में नहीं आता तो ये देख, अगर हम n कितना ले रहे हैं, 4th, अगर n 4th ले रहे हैं तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ से d ब्लॉक शुरू होता है, और d ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो किस में जाते हैं, n-1d में जाते हैं, इसमें जाते हैं ना। और f सबसेल के लिए इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, n-2f सबसेल में जाते हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है। तो यहाँ n की वैल्यू अगर मैं पुटअप करूँ, ये देख यहाँ क्या है, 3, यहाँ n की वैल्यू 3 लिखूँ तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा कि नहीं। चूँकि इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा f के केस में, तो n की वैल्यू यहाँ अगर 3 पुटअप करूँ तो 1 आ जाएगा कि नहीं। आप समझ में आ गया। और जबकि s और p सबसेल में इलेक्ट्रॉन किस में जाता है यार, जो ns में जाएगा और np में जाएगा, ऐसे ही जाता है ना। और d के केस में किस में जाता है, n-1d में जाता है, f के केस में किस में जाएगा, n-2f में जाता। ये चीज़ हम देखेंगे अभी थोड़ी और आगे, रुको। तो समझ में आ गया। देखो भाई, नियोन मैंने ले लिया, सेकंड पीरियड तक इलेक्ट्रॉन फिनिश कर चुके, तो अगला सेल शुरू हो जाएगा, 3s से शुरू होगा और कहाँ लास्ट होगा, 3p पर ही लास्ट होगा। अंदर क्या क्या हो सकता है, 2d और 1f सोच सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं 1f बनना पॉसिबल नहीं है, ऐसी 2d बनना पॉसिबल नहीं है। तो इनको हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे तो अब ओनली क्या बचा, नियोन, उसके बाद क्या बचा, ओनली 3s बचा और 3p बचा। आ गया। 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, एनर्जी रूल लगा दें। इसकी एनर्जी 3 है, इसकी 4 है, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गया, नियोन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3s1 हो गया। आओ भाई, अब हमने जेड लिया हुआ है 38, है ना। अब 38 लिया हुआ है तो इनर्ट गैस सोच करके बताओ कौन सा सिंबल यूज़ लेना है, 36 वाला है ना, मतलब जीनोन। जीनोन का तो 54 होता है ना। अगर कर 0 रन, है ना, हाँ, तो KR हो जाएगा। तो KR लेते ही क्या पता चल गया कि 36 इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं। अब नहीं आता तो ऐसा देखो, है ना, अगर कर कहाँ तक कंप्लीट कर लिए, 4th द पीरियड तक, या 4th सेल कंप्लीट कर लिए इलेक्ट्रॉन भर करके, तो कौन सी सेल शुरू होगी, 5, इसलिए 5 लिखा। कहाँ से शुरू करेंगे, S से, और कहाँ लास्ट करेंगे, 5p पर। अंदर क्या बन सकता है, 3d, नहीं वही है ना, अभी तो मैं बताया था, n-1d में इलेक्ट्रॉन जाता है हमेशा,
एनडी में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाता। ओह सॉरी 4 लिखें, क्या ये बोल लेते हैं ना, 4D, गुड है ना, क्या होगा 4D। अब और ये भी सोच सकते हैं, 3F भी सोच सकते हैं, लेकिन 3F बनता ही नहीं तो लिखेंगे भी नहीं। तो क्या क्या अवेलेबल है, एक तो 5S बन गया, 3D पॉसिबल है और 5P पॉसिबल। अच्छा 3D की बार बार आदत सी हो गई, क्या 4D। क्लियर है। अब जरा बताओ यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखें 36 इलेक्ट्रॉन भर चुका हूँ, तो इनमें इलेक्ट्रॉन भर लेना। अब अगर इनमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो एनर्जी रूल लगाएंगे। इसका 5 है, इसका कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और इसका कितना हो जाएगा अगेन 6। तो पहले इलेक्ट्रॉन अब इसमें ही जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और ये 2 इसमें भरे भी जा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्हें शॉर्ट क्या हो गया KR लिख, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5S2 हो जाएगा। क्या अब आओ, जेड मैंने कितना लिया था 45। इनर्ट गैस बोलो कौन सी यूज़ लो, अगेन सेम KR का मीनिंग समझ में आता, 36 इलेक्ट्रॉन भर दिया हूँ। कितनी सेल कंप्लीट कर दिया इलेक्ट्रॉन से, 4th सेल कंप्लीट हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाना शुरू होगा 5th सेल में, 5वीं सेल में जाना शुरू होगा भाई। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है कि 5S से शुरू कर और 5P पर लास्ट कर। अंदर क्या बनेगा 4D, 3F का बनना पॉसिबल नहीं होता है ना। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं बस आपको। एनर्जी रूल अभी लगाए थे, इसका 5, इसका कितना हो जाएगा 6 और इसका कितना हो जाएगा 6। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, कितने हो गए 36 और 2 38। कितने इलेक्ट्रॉन और बचे 7। तो वो 7 के साथ किस में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। यही तो है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है बराबर है, बट अगर देखें तो यहाँ इनकी वैल्यू कम है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है D सब सेल में, तो ये D ब्लॉक का है। लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जाता, P ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाता, S ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जाता, तो F ब्लॉक का। और बड़े नंबर लें, आओ और बड़ा नंबर लेता हूँ। देखो जेड है आपका 88। कितना है जेड 88। तो अब हम 1S से शुरू नहीं करेंगे कि 1S2 2S2 2P6, इसका कोई मीनिंग नहीं। सिंबल बता दो कौन सा यूज़ लेना है। हाँ RN ले लिया। RN कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए 86 भर लिए। पीरियड कहाँ तक कंप्लीट कर लिए है ना, अगर कर 0 रन 6th पीरियड कंप्लीट हो गए, 6th सेल्स तक इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 7th सेल में। तो इसलिए n की वैल्यू क्या लेकर चल रहा हूँ 7। कहाँ से शुरू करेंगे S से, कहाँ लास्ट करेंगे 7P पर। अंदर क्या बना जाएगा 6D, अंदर क्या बना जाएगा 6 के बाद ये 5F है ना। क्लियर है भाई। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन हो इसमें भर दो। कैसे भरेंगे, एनर्जी लगा करके। इसका 7, इसका क्या हो जाएगा 8, इसका भी क्या हो जाएगा 8, और इसका भी एनर्जी क्या आ जाएगा 8। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जहाँ क्या हो, बोलो एनर्जी मिनिमम हो। तो ये मिनिमम एनर्जी है कि नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 2 ही तो इलेक्ट्रॉन भरने, लो ये चलेगा। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गए। क्लियर। चलिए देखिए जेड हम ले रहे हैं 72। प्रैक्टिस करो एक बार, खींच के देखो जरा।
तो इस बार जो इनर्ट गैस यूज़ लोगे वो कौन सी लोगे, ज़ीनॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 54 इलेक्ट्रॉन भर दिए। कितने पीरियड कंप्लीट कर लिए है ना, अगर कर 0 रन। फिर हाँ 6 में शुरू होगा। कहाँ से शुरू करेंगे, 6x से। कहाँ लास्ट करोगे, 6p पर। अंदर क्या भरा जाएगा, 5d, और अंदर आए तो 4f। एनर्जी लगा दो, ये 6 है, ये 7 है, ये 7 है और ये 7। पहला इलेक्ट्रॉन यही चला जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 54 और 2 56 हो गए। भरने कितने हैं, 72 हैं, 18 बचे अभी। तो अब ज़रा बताओ इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जहाँ n की वैल्यू कम होगा। n की वैल्यू चूँकि यहाँ कम है तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन और बचे अभी, सर 14 इसमें F ब्लॉक में होंगे सर, और D में सर 2 बचे। कितने बचे, 2। 72 हो गए। गिन लो, 54 और 14 कितने हो गए, 68, और ये 70 और 72। तो बताओ आसान है कि नहीं, ये ट्रिक बहुत आसान है। अब और भी अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है तो मैं एक चीज़ बताऊं, जो एलिमेंट्स जिस पीरियड का होता है, क्या बोल रहा हूँ कि जो एलिमेंट जिस पीरियड का होता है n की वैल्यू वही होती है। तो इसका मीन्स इसका पीरियड पता चल गया है, कौन से पीरियड से, 6 पीरियड से। क्योंकि पीरियड नंबर क्या होता है मैं आपको बताऊं, पीरियड नंबर ये होता है, मैं आपको आगे ये लिखाने वाला भी हूँ कि पीरियड नंबर डेट इज इक्वल टू, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। n की मैक्सिमम वैल्यू देख लो, वही उसका क्या होगा, पीरियड होगा। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6 ही होगी ना। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको अब डराएंगी नहीं, अगले टर्न पर हम देखेंगे।